2 मार्च 2025। स्थान राजस्थान का भीलवाड़ा। एक डरी सहमी सी लड़की एक स्थानीय थाने में पहुंचती है और वहां पर जाकर किसी तरीके से धीमे धीमे अपनी आवाज निकालती है थानेदार के सामने। वे लोग कुछ समझ नहीं पाते और बोल कहते हैं कि थोड़ा तेज बोलना। फिर वो फफक कर रोने लगती है। अब उससे पूछा जाता है कि आखिर उसके साथ क्या कुछ हुआ है और वो इतना रो क्यों रही है। इसके बाद वो अपनी दर्दनाक कहानी बयां करती है। ठीक साल भर पहले, महीना मार्च, साल 2024, उस मासूम के साथ कुल 8 लोगों ने दरिंदगी की घटना को अंजाम देना शुरू किया था। यह भी मार्च का महीना ही था। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और क्राइम कथा का एक नया एपिसोड लाइव हिंदुस्तान पर लेकर फिर से हाजिर हूं। आज हम राजस्थान की एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक धोखेबाज लड़की किस तरीके से अपनी ही भोली भाली सहेली को अपना भाई बताकर एक लड़के से मिलवाती है और फिर वहीं से उसकी पूरी जिंदगी को तहस नहस करवा देती है और खुद चैन की नींद सोकर आए दिन अपने नए नए रिश्तेदारों के घर पर भागती फिरती है और अंततः उसकी जब गिरफ्तारी होती है तो पूरा पर्दाफाश होता है। 2 मार्च 2025 को एक लड़की भीलवाड़ा के एक लोकल थाने में पहुंचती है। वहां पर जाकर अपना नाम, पता, अपने साथ हुई आपबीती को सुनाती है। खूब रोती रहती है। उसकी कहानी सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग भौंचक्का और हैरान रह जाते हैं। लड़की बताती है कि आज से ठीक 1 साल पहले उसके साथ एक ऐसी दर्दनाक घटना की शुरुआत की गई थी जो अब वो जिंदगी भर जीते जिंदगी भूल नहीं सकती। हर दिन वो उस दर्द को महसूस करेगी और शायद वो उसे हर दिन रुलाता रहे। लड़की बताती है कि उसकी सहेली वो एक दिन उससे कहती है कि उसका मुंह बोला भाई, रिश्ते में लगने वाला भाई, उस लड़की से मिलना चाहता है और वो बहुत दिनों से ऐसा कह रही थी पीड़िता के साथ। चूंकि थी वो सहेली, इस वजह से पीड़िता ने उस पर भरोसा कर लिया और कई दिनों से कह रही थी तो उसने कहा ठीक है, अगर तुम रहोगी साथ में तो मैं मुलाकात कर लूंगी। इसके लिए चस्का एक कॉफी रेस्टोरेंट है, वहां पर बताया जाता है कि इनकी मुलाकात होती है। इसमें न केवल उसकी सहेली रहती है, वो पीड़िता रहती है, बल्कि 2 और लड़के आते हैं। इन दोनों से मुलाकात होती है। शुरुआत में ये बड़े अच्छे से बर्ताव करते हैं। इसके लिए इन्होंने इसी कैफे में एक प्राइवेट कमरा लिया था। इसमें बातचीत के बाद उस कॉफी में, यानी पीड़िता के कॉफी में, कुछ इस तरीके की नशीली दवाएं मिलाई जाती हैं पहले से ही, जिससे जब उसे पिलाया जाता है तो वो बेहोश हो जाती है। पहले नशा होता है और फिर धीरे धीरे उसे कुछ पता नहीं कि कब वो अपना होश खो बैठती है और फिर बेहोश होकर गिर पड़ती है। इसके बाद जो सहेली रहती है, जिस पर आरोप लग रहा है कि उसने फंसाया था, वो वहां से रफू चक्कर हो जाती है और बाहर, रेस्टोरेंट के बाहर, कुछ और लड़के वहां पर इंतजार कर रहे होते हैं जो रखवाली करते हैं कि उस कमरा में, यानी प्राइवेट रूम में, कोई और न जा सके। अंदर चल रहा होता है गैंगरेप। इसके साथ ही उस अश्लील वीडियो को रिकॉर्ड किया जाता है। कुछ फोटोज भी लिए जाते हैं। पीड़िता के साथ उसे पूरी नग्न अवस्था में करके उसके फोटोज कैप्चर किए जाते हैं, उसके वीडियोस बनाए जाते हैं और उसके साथ फिर रेप किया जाता है। ये दोनों रेप करने के बाद जब वो होश में आती है, उसके बाद उसे वो वीडियो और वो फोटोज दिखाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद बारी बारी से कुल 8 लोग गैंगरेप करते हैं। जिसका जब मन करता, जिस दिन करता, उसे कॉल करता, वापस बुलाता, कहीं लेकर जाता, घुमाता फिराता और उसके बाद उसके साथ वापस से गैंगरेप करते। ये लड़की 1 साल तक अपने आंसू भी पोंछ नहीं पाई। जिसके साथ इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, उसके उसके ऊपर क्या गुजरी होगी, उस वक्त वो कैसा फील कर रही होगी, उसे क्या लग रहा होगा, वो बयां नहीं किया जा सकता। रो रो कर अपने परिवार वालों को नहीं बता सकती थी वो, क्योंकि उसके ऊपर उसके फोटोज और वीडियोस हावी पड़ रहे थे। 2 मार्च को उसने जिद की कि अब वो ऐसा नहीं सह सकती और धीरे धीरे शायद हो सकता है ये 8 के बाद और भी संख्या बढ़ सकती थी, क्योंकि उस फोटोज और वीडियोस को बार बार कहा जा रहा था कि ये लोग इंटरनेट पर वायरल कर देंगे, कुछ और दोस्तों को शेयर कर देंगे, कुछ और ग्रुप में भेज देंगे और अगर ऐसा होता तो फिर न जाने कितने लोग इसके साथ
दरिंदगी करते। 2 मार्च को जब ये थाने में पहुंचती है तो ये अपने ऊपर बीते हुए सभी घटना को बयां करती है। अब मैं आपको इन दरिंदों के नाम पढ़कर बताता हूं जो फिलहाल पुलिस की कैद में तो हैं, लेकिन इनके चेहरे भी आपको हम दिखाएंगे। और ठीक बगल में आप मेरे लगातार स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि ये दरिंदे आखिर कौन कौन हैं। अब मैं आपको एक एक करके इनके नाम सुनाता हूं। इसमें जो मुख्य आरोपी है उसका नाम है अशरफ अली, उम्र है 20 साल। इसके अलावा सनवीर मोहम्मद 23 साल, ये दोनों सट्टे का काम करते हैं, सट्टेबाजी। इसके अलावा है शाहरुख खान उर्फ बबलू, इसकी उम्र है 30 साल, ये कैफे पर ही काम करता था। सोयब नूर मोहम्मद 22 साल का है, ये मिस्त्री है। फैजान गौरी 24 साल का है, मजदूरी करता है। सोएब शेख है 24 साल का। और खालिद उर्फ दोला 25 साल का है, ये पेंटर का काम करता है। एक आमिर खान नाम का है 31 साल का, ये ऑटोमोबाइल वर्कशॉप पर हेड मिस्त्री है। जो शाहरुख खान है जिसका मैंने अंत में जिक्र किया है, ये एक हत्याकांड में जो है वो मुख्य आरोपी भी रह चुका है। अब इस मामले को लेकर लगातार जो नेता हैं, जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं, उसे जाकर वहाँ के स्थानीय थानों में, इसके अलावा एसपी ऑफिस, डीएम कार्यालय पर धरना दे रहे हैं और इसे लव जिहाद का एंगल भी दे रहे हैं। फिलहाल जो धोखेबाज लड़की थी जो उसने अपना भाई कहकर मिलवाया था, वो मध्य प्रदेश भाग चुकी थी, जहां से उसे फिलहाल डिटेन कर लिया गया है। उससे पूछताछ भी जारी है। अब हम आपको सुनवाते हैं बीजेपी सांसद की एक बाइट, एक बयान, जिसमें वो इस मामले को लव जिहाद के एंगल से जोड़कर देख रहे हैं। सुनिए। 2 दिन पूर्व सिटी कोतवाली में दर्ज प्रकरण के अनुसार भीलवाड़ा में एक युवती को ब्लैकमेल करके लगातार यौन शोषण का, गैंग रेप का सनसनीखेज, शर्मनाक घटनाक्रम सामने आया है। इस प्रकरण में एक दिन में ही पुलिस की टीमों ने 8 अपराधियों को बेनकाब कर पुलिस की गिरफ्त में लिया है। मैं पुलिस कप्तान के माध्यम से पुलिस का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उत्साहवर्धन करने के लिए उसकी सराहना करता हूं। लेकिन पूरे देश में लव जिहाद के माध्यम से एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और यहां पर भी ये जो घटनाक्रम हुआ है, हो सकता है इसमें एक बड़ी गैंग काम कर रही हो सकता है किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा हो, और ये भी आशंका है कि इसमें विदेशी फंडिंग भी इन्वॉल्व हो। इसलिए तमाम घटनाक्रम की तह तक जाने के लिए, तमाम प्रभावशाली लोग जो इस प्रकार की वारदात के पीछे षड्यंत्रकारी हैं, उनको बेनकाब करने के लिए, और यदि विदेशी फंड का इसमें उपयोग हो रहा है उसकी तह तक जाने के लिए मैंने आज पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा से मिलकर कहा है कि एक एसआईटी का गठन होना चाहिए, एक तकनीकी विशेषज्ञ उच्च स्तरीय सक्षम अधिकारियों की टीम का गठन हो, वो इसका पूरा डीप इन्वेस्टिगेशन करे और तमाम उन छिपे चेहरों को बेनकाब करके कानून की गिरफ्त में ले जो इन सब षड्यंत्रों के पीछे हैं। इस पूरी कहानी को आपने सुना, यहां तक कि बीजेपी सांसद के एंगल को भी आपने सुना। लेकिन यह कहानी कुछ भी हो, मगर है इंसानियत के नाम पर धब्बा, कलंक। ऐसे लोग किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से अगर आते हैं तो शायद कोई मजहब इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता कि उन्होंने जिस तरीके की दरिंदगी को अंजाम दिया है, शायद वो कोई इंसान नहीं चाहेगा कि कोई घटना भी उसके आसपास ऐसी घट सके। इस कहानी को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आप इन्हीं जगहों से हैं जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था, तो उसे भी जरूर बताइएगा। अगर इस कहानी में कुछ नया आपको लगता है, कोई एंगल जो हमसे मिस हुआ है, अपने नाम के साथ लिखिएगा। और कुछ अगर आप क्राइम कथा के लिए लिखना चाहते हैं तो वह भी कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ लिखिएगा। हम अगले एपिसोड में आपके नाम के साथ उस सवाल का जवाब या फिर आपके नाम का जिक्र जरूर करेंगे। मेरा नाम है दिव्यांशु। मिलेंगे कल एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।